हमारी अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का टॉपिक, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, और बीपीएससी में अगर देखेंगे तो इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल आपको दिखेगा। और इससे दिखने के पीछे का लॉजिक क्या है कि देखो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड ये होता है आपका एटम बम, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर बम। क्योंकि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार का माहौल था, जिसमें न्यूक्लियर बम लगातार न्यूज में बना रहा, तो बहुत चांसेस रहेगा कि इस बार बीपीएससी में आपको इस टॉपिक से, साइंस के इस टॉपिक से क्वेश्चन दिखे ही दिखे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स में 2 तरह के रिएक्शन को पढ़ाया जाता है। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, जिसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन, और दूसरा एक होता है नाभिकीय संलयन, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो यहां पे बेसिक पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि जैसे कि एक एटम को समझते हैं पहले, कि एक एटम जो होता है, एटम में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन है, ये केमिकल रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें दिखता है। इसका न्यूक्लियर फिजिक्स में कोई खास रोल नहीं है, बट समझ लो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के आउटर ऑर्बिट में चारों तरफ घूमता रहता है। और एक और पार्ट इसका बनता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, नाभिक। नाभिक का मतलब हुआ सेंटर ऑफ द एटम। इस सेंटर पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों यहां पर इस न्यूक्लियस में मौजूद रहते हैं। तो जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब सिंपल सा निकल जाता है कि अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एटम के न्यूक्लियस पर। इस न्यूक्लियस में अगर कोई रिएक्शन होना शुरू हुआ तो क्या होगा। ठीक है, और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि पूरे एटम में जितना भी उसका एनर्जी है वो सारा इस सेंटर यानी इस न्यूक्लियस पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। यानी जब भी तुम न्यूक्लियर पर अटैक करोगे, मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड रिएक्शन शुरू करोगे, तो उस रिएक्शन में आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट वहां पे इमिट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों न्यूक्लियर फिजिक्स को या न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम लोग इतना वैल्यू देते हैं। क्योंकि आपको अगर हीट उत्पन्न करना है, अगर आपको एनर्जी लेना है, तो आप जो अगर कोयला जलाते हो, मान लो ऐसे सिंपल समझाते हैं कि 1 ग्राम यूरेनियम ले लो और उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन करवा लो और 20 टन कोयला लो और उसको जलाओ। जितना कोयला, 20 टन कोयला के जलने पर आपको हीट प्रोड्यूस होगा, उतना 1 ग्राम यूरेनियम अकेला देने के लिए काफी है। तो इसलिए यहां पर यह रिएक्शन इंपॉर्टेंस रखता है अपना। तो न्यूक्लियस में जब हम लोग अटैक, इस पर जब हम लोग रिएक्शन को बात डिस्कस करते हैं तो होता क्या है कि यहां पर एक न्यूट्रॉन नाम का कण, जो ये न्यूट्रॉन दिख रहा है, इस न्यूट्रॉन से हम लोग इस न्यूक्लियस पर बम्बार्डिंग कराते हैं। ठीक है, और उस बम्बार्डिंग मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस पर हम लोगों ने अटैक किया, जिस कारण से वो न्यूक्लियस अब टूटेगा। तो जो फ्यूजन का कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन, इसमें क्या होता है कि एक सिंपल सा हम कोई एक एटम लिए, मान लो यूरेनियम का एक एटम लिए, उस पर न्यूट्रॉन से हमने बम्बार्डिंग कराया, जिसके कारण यूरेनियम का न्यूक्लियस क्या होगा, अब वो टूटेगा। और टूटने के साथ साथ यूरेनियम कन्वर्ट होगा अलग अलग, 2 अलग नाम के 2 अलग मटेरियल में कन्वर्ट होगा, और साथ में कन्वर्शन के साथ साथ आपको मिलेगा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विखंडन। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग समझना चाहें विखंडन को, तो सिंपल सा है कि अगर हमने एक एटम लिया, यूरेनियम का एक एटम लिया, और इस पर अटैक करवाया हमने न्यूट्रॉन से, ये अटैक के कारण ये जो है ये ब्रेक कर जाएगा 2 पोर्शन में। एक बनेगा बेरिलियम और एक बनेगा क्रिप्टॉन, और साथ में आपको 3 न्यूट्रॉन और मिलेंगे, और साथ में मिलेगा एनर्जी ढेर सारा, जो मेगावाट में होगा आपका। तो ये एक नॉर्मल सा फ्यूजन का कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या हुआ कि फ्यूजन मतलब क्या समझेंगे कि एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक कर रहा है 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में, साथ में हमको मिला न्यूट्रॉन, साथ में मिला एनर्जी। अब यहां पर कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो साथ में न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन निकला, हमने स्टार्टिंग में 1 न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करवाया, रिजल्ट में हमको क्या मिल गया, 3 न्यूट्रॉन मिल गया। तो ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, अगेन किसी एक न्यूक्लियस पर जाकर अटैक करेगा। यानी 3 न्यूट्रॉन 3 अलग अलग न्यूक्लियस पर जाकर अटैक कर जाएंगे, और फिर यहां से 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर यहां से भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, यहां से भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। इसको कहा जाता है अनकंट्रोल्ड। मतलब क्या हुआ कि अब आपके कंट्रोल में ये रिएक्शन रहा नहीं। क्या हो गया कि चूंकि आप हर रिएक्शन को करवा रहे हो, जब भी कोई भी न्यूक्लियस ब्रेक कर रहा है तो रिजल्ट में आपको फिर से न्यूट्रॉन मिल रहा है, और न्यूट्रॉन फिर अगेन अटैक करने के लिए तैयार हो गया, वो किसी और जगह अटैक कर दिया, और हर रिएक्शन में आपको 3-3 न्यूट्रॉन मिलते चले जा रहे हैं। तो
इसको कहीं कहीं पे वर्ड यूज करता है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रिएक्शन एक चेन के रूप में चलता जा रहा है। मतलब क्या हुआ, 1 से 3 निकला, फिर 3 जो है, फिर 3 3 3 यानी 9 निकाला, फिर उससे 3 3 3 करके निकलता गया, यानी अगला में 27 न्यूक्लियस टूटेगा। तो एक चेन में ये चलता है। इसीलिए जब परमाणु बम में इसको यूज करते हैं, जब जापान पर परमाणु बम गिरा तो आज तक उसका इफेक्ट दिख रहा है। मतलब क्या हुआ कि वो जो न्यूट्रॉन वहां से इमिट हो रहा है वो लगातार अगले न्यूक्लियस पर अटैक कर रहा है और लगातार वहां पे बमबार्डिंग होता जा रहा है और लगातार वहां पर एनर्जी इमिट होता रहा है। तो ये न्यूक्लियर बम का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बार कहीं पर हम उस बम को गिराए, मतलब क्या हुआ कि हम एक बार केवल उस न्यूक्लियस को ब्रेक किए। जैसे वो न्यूक्लियस ब्रेक हुआ, वो लगातार हर न्यूक्लियर ब्रेक में 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा मिला और 3 न्यूट्रॉन फिर नया न्यूक्लियस पर अटैक कर डाला। तो ये कहलाता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और इसको नाम हम लोग रखते हैं विखंडन। एग्जाम में आपको कभी कभी डिफिनेशन पे क्वेश्चन पूछता है कि विखंडन में क्या होगा। विखंडन में क्या होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक करेगा 2 स्मॉल न्यूक्लियस में, छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक कर जाएगा। ये ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट है। और इसका एप्लीकेशन कहां दिखेगा? जो हम लोग पढ़ते हैं एटम बम, जो बार बार न्यूज में आता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर अगला टर्म जो यहां पे आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या हुआ, जो अभी हमने बोला कि ये अनकंट्रोल्ड है, ये अनकंट्रोल्ड है, बट इसका एक पॉजिटिव पार्ट भी है। ये तो नेगेटिव पार्ट है कि अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, जहां पे गिराओगे वो पूरा शहर तहस का नाश हो जाएगा। ये तो हुआ नेगेटिव पार्ट। बट पॉजिटिव पार्ट क्या है, यहां पे आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिल रहा है। अगर हम अपने हिसाब से इस रिएक्शन को कंट्रोल कर देते, इस रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते और इस एनर्जी को यूज कर लेते हम, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारे लिए कितना ये फायदेमंद होता है। जो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोयला पर डिपेंड करते हैं या पानी पर डिपेंड करते हैं, तो कोयला जो भी है, जो भी कोल है, वो एक लिमिटेड मात्रा में आपके पास मौजूद है, जो कल आज ना कल खत्म हो जाएगा। तो आपके पास एक अल्टरनेट वे है कि आप न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू एनर्जी इमिट करो और उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दो कहां पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो यहां पर क्वेश्चन उठा कि क्या इस अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आया कि देखो यहां पर 3 न्यूट्रॉन निकल रहा था, यही 3 न्यूट्रॉन इस रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड बना रहा है। तो अगर हम इस 3 न्यूट्रॉन को किसी तरह से कंट्रोल करके एक न्यूट्रॉन पर ले आए, मतलब बाकी 2 न्यूट्रॉन को स्लो करके रोक दे कहीं पर कि तुम भाई अगला रिएक्शन मत करो, एक ही न्यूट्रॉन केवल रिएक्शन करेगा, तो हम कह सकते हैं कि मेरा रिएक्शन कंट्रोल रूप में चलेगा। तो इसके लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है वो यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पूरा एक प्लांट बैठता है जो उस अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगातार इससे क्वेश्चन दिखेंगे। कभी पूछेगा कूलेंट के रूप में किसका यूज करते हैं, कभी पूछेगा कि हम रड के रूप में किसका यूज करते हैं। तो यहां पर आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमेशा दिखेगा। तो देखो एक सिंपल सा डायग्राम उसका बनाया गया न्यूक्लियर रिएक्टर का, फिगर को देखोगे गौर से, तो यहां पर 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला पॉइंट है फ्यूल रड, कि फ्यूल के रूप में हम क्या यूज करते हैं। फ्यूल के रूप में क्या, ये भी एग्जाम में आपको बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्यूल के रूप में क्या यूज करते हो। तो फ्यूल के रूप में हम लोग यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम 238 या प्लूटोनियम Pu, इन सब का यूज करते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम का बेसिकली यूरेनियम यूज होता है, ज्यादातर आपको मिलेगा U35 सबसे ज्यादा यूज के रूप में दिखेगा। ये आपका क्या यूज हुआ, लाइक ए फ्यूल, ईंधन के रूप में यूज हुआ कि हमने यूरेनियम डाला, किसके नाभिक को ब्रेक करोगे, तो यूरेनियम के नाभिक को हम ब्रेक करेंगे या Pu के नाभिक को हम ब्रेक करेंगे। तो फ्यूल के रूप में क्या यूज किए, तो यूरेनियम यूज किए। जो आपको यहां पर दिख रहा है येलो रड जो दिख रहा है, जो डॉट दिख रहा है, ये सारा डॉट जो है आपका वो यूरेनियम है, ठीक है। अब यूरेनियम पर हमने बमबार्डिंग करवाया न्यूट्रॉन से, तो न्यूट्रॉन से जब बमबार्डिंग करवाया तो यूरेनियम टूटा और साथ में हमको क्या मिला, हमको साथ में 3 नया न्यूट्रॉन मिल गया। उस 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को हमको स्टेबल करना है, मतलब उसको रोक देना है कि वो आगे ना मूव करे रिएक्शन करने के लिए। तो वहां पे यूज हुआ कंट्रोल रड। कंट्रोल रड जो है, ये जो आपका ग्रे कलर का रड दिख रहा है, ठीक है, यहां पे ये वाला पोर्शन जो आपका ये है, यहां पे लगाया कंट्रोल रड। कंट्रोल रड का काम क्या रहेगा कि वो जो न्यूट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब करके रोक देगा कि तुम अगला रिएक्शन क्यों मत करो। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कंट्रोल रड में हम, कंट्रोल रड के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं। जनरली वहां पर कार्बन, ये कैडमियम या बोरोन का यूज होता है, ठीक है।
कैडमियम का रड हो या बोरोन का रड हो। तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि कंट्रोल रड जो यूज करते हैं उसमें रड कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है, जनरली कैडमियम होता है या बोरोन का होता है। उसके बाद आता है कूलेंट। कूलेंट का मतलब हुआ कि जो जब एनर्जी इमिट हो रहा है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा वो, तो बहुत चांसेस है कि वो पूरा प्लांट फट जाए। तो उसको ठंडा करने के लिए कूलेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। जनरली वहां पर पानी वाटर होता है, बट वो होता है, हमेशा याद रखना, हैवी वाटर यूज किया जाता है। हैवी वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D2O। जनरली हम लोग वाटर कहां पढ़ते हैं, H2O। ये हैवी हाइड्रोजन है, ये होता है D2O, ठीक है। और यहां पर हैवी वाटर का यूज किया जाता है जो उस पूरे हीट को, जो एक्स्ट्रा मतलब अनकंट्रोल रूप में हीट निकल रहा है, उस हीट को एब्जॉर्ब करके उसको ठंडा करता है। और वहां पर यूज होता है आपका इस तरह से, यहां पर ये आपको मिलेगा, हैवी वाटर का क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। फिर आता है हीट एक्सचेंजर, कि हॉट जो कूलेंट ट्रांसफर करेगा हीट को सेकेंडरी वाटर सिस्टम को और कन्वर्ट करेगा वाटर को कहां पर, स्टीम में। बस यहीं पे तुम्हारा शुरू क्या हो गया, अगर स्टीम में कन्वर्ट कर दिए मतलब क्या हुआ, अब जो टरबाइन होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो अल्टरनेटर होगा, उसका जो टरबाइन होगा वो उस स्टीम से मूव करना शुरू होगा। जो कोयला हम लोग जलाते हैं तो उसमें यही करते हैं, कोयला जलाए, वहां पे पानी रखे, कोयला जल के हीट प्रोड्यूस हुआ, वो पानी को गर्म किया, पानी से स्टीम बना और वो स्टीम गया उस टरबाइन में और टरबाइन को घुमाया, टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो सारा खेल उस टरबाइन को घुमाने का है। तो यहां पर जो ही आपको स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो हो रहा है यूरेनियम से। और इस टरबाइन के घूमने से आपको क्या मिला, आपको मिल गया वहां पर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। दूसरा जो रिएक्शन था वो था न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। विखंडन में क्या था कि नाभिक टूट के दो पार्ट में बन गया, दो छोटा नाभिक में बन गया। ये जस्ट उसका उल्टा बात करेगा कि दो छोटा नाभिक जुटेगा और एक बड़ा नाभिक का निर्माण करेगा, ठीक है। उसमें था बड़ा नाभिक टूट के छोटा में जा रहा था, यहां पे छोटा नाभिक जुट के बड़ा में आएगा। मतलब क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नाभिक को जोड़ दे तो यहां से बनता है वो आपका हीलियम का एक नाभिक बन जाता है, ठीक है। वहां पे क्या बनता है, हीलियम का एक नाभिक बनता है। और ये कहां पे दिखता है ये रिएक्शन, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, साथ में मिलेगा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कहां मिलेगा ये, सोलर, आपका जो सन है, सन के अंदर, जो सन के कोर में बहुत सारा हाइड्रोजन है और वही हाइड्रोजन आपस में जुटता है और आपस में जुटकर हीलियम का निर्माण करता है, जिस कारण से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलता है, जो आपको लगातार वर्षों से मिलता आ रहा है सन से। तो एग्जाम्पल याद रखना कि अगर हमको पूछता है कि नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल क्या है, तो वो एटम बम में तुमको दिखेगा। नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल कहां पर, तो वो आपको सन में दिखेगा, आपके सूरज में दिखेगा कि सूरज में हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस जो आपस में जुड़ के हीलियम बना रहे हैं, साथ में बना रहे हैं ह्यूज अमाउंट एनर्जी। और कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है इसको समझाने की जरूरत यहां पर है नहीं, वर्षों से आप देखते आ रहे हो, सन से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आज तक अर्थ को गर्म किए हुए है। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना है वहां पर वो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में इसका एक होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो यूज किया जाता है वार वगैरह में, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस रहते हैं, जब बम को एक्टिवेट किया जाता है तो वो हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में और अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट कर रहा है, जिस कारण से वहां पर तबाही मचती है। तो ये दो तरह के रिएक्शन है आपके। अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे क्वेश्चन ये पूछा ही गया है कि बीपीएससी का क्वेश्चन ही है कि एनर्जी ऑन द सन प्रोड्यूस्ड बाय, अगर सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो विखंडन, संलयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। ऑब्वियसली अगर हम लोग देखें संलयन का ये एग्जांपल था, न्यूक्लियर फ्यूजन का ये एग्जांपल था, ठीक है, कि सन में कौन सा रिएक्शन होगा, तो फ्यूजन होगा। फिर परमाणु बम का सिद्धांत, ये भी बीपीएससी पूछी क्वेश्चन आपको कि परमाणु बम जो यूज करते हैं वो किस पर, संलयन पे है या विखंडन पे, ऑब्वियसली वो विखंडन पे है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन उतना से ही मिलेगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, ये भी 67 बीपीएससी का क्वेश्चन है। अब हाइड्रोजन बम किस पे काम कर रहा था, तो वो कर रहा था संलयन पर। नियंत्रित संलयन होगा कि अनियंत्रित संलयन होगा, यही पे क्वेश्चन है, नियंत्रित है या अनियंत्रित है। ऑब्वियस बात है, जब हम बम बना रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे तो कंट्रोल कर रहे थे रिएक्शन, क्योंकि कंट्रोल हो जाओ। अगर अनकंट्रोल में अनलिमिटेड एनर्जी मिलेगा, और जब हम बम फोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि वो अनलिमिटेड दूर तक, उसका जो रेंज हो बहुत दूर तक होगा। ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये अनकंट्रोल्ड संलयन होगा, ठीक है, अनकंट्रोल्ड संलयन ये होगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है,
विच मेटल इज यूज फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो बार बार हम लोग बोले न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में हम लोग किसका यूज कर रहे थे, हम लोग यूज कर रहे थे यूरेनियम का। ठीक है, ये आपका 47 बीपीएससी का क्वेश्चन था। फिर पूछा जा रहा है ए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बोल रहा है अब रिएक्टर से क्वेश्चन है आपका, ये 38 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें जो बिजली उत्पन्न होता है नाभिकीय रिएक्टर में वो कौन से रिएक्शन पे आधारित है, विखंडन प्रक्रिया के द्वारा, सोलर सेल के द्वारा। तो अभी ऑब्वियसली हम लोग देखिए कि कहां था वहां पे हम लोग विखंडन को देख रहे थे, विखंडन को कंट्रोल करके हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे, तो वो क्या था, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया थी। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा के आपको उतना से ही पूछेगा, ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं लेकिन क्वेश्चन बनता है हमेशा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था 69 बीपीएससी का, व्हाट इज द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है, दुनिया, ये मैनहट्टन एक्चुअल में अमेरिका का एक शहर है जिसको कहा जाता है मैनहट्टन। मैनहट्टन में फेमस किस बात के लिए, वो फेमस है वो अपने ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के लिए। तो वहां की जो बिल्डिंग्स है वो बहुत ऊंची ऊंची है, जिसके कारण से कहीं पर भी अगर हाई एल्टीट्यूड के बिल्डिंग्स मिलते हैं तो उसको कहा जाता है मैनहट्टन हमने बना दिया। तो पूछा जा रहा है कि मैनहट्टन किस बात के लिए फेमस है। ठीक है, तो वो परमाणु हथियारों का उत्पादन वहां पर होता है और जिस कारण से वहां की बिल्डिंगें बहुत मजबूत और बहुत लंबी लंबी होती है। ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था 69 बीपीएससी में। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि पोखरण जो टेस्ट हुआ था वो कब किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग खुद से देख के बता दो कि क्या होगा, इसका कमेंट में आंसर बता दो। और ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको लगभग आपको हर एग्जाम में दिखता ही दिखता है। तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या क्या रहेगा, न्यूक्लियर जो फ्यूजन और फ्यूजन दो रिएक्शन है उसको जानना है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको जानना है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उन कंपोनेंट में हम लोग कौन कौन से मेटल का यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको एग्जाम में बस उतना ही दिखेगा, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है इस बार। चूंकि वार का माहौल था तो चांसेस बहुत रहेगा कि ये आपको न्यूज में चूंकि बार बार आया है तो कहीं ना कहीं आपको इससे क्वेश्चन दिखेगा। तो होप आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और आपको इससे क्वेश्चन मिले तो आप इससे बना सको। हमारी अपने पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।